तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1। तो आज से ही सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको जो है मैं आपको कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द सभी चैप्टर जो है फिनिश कर दूँ। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये हमारा है 6th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। इस वीडियो में मैं आपको जो है इजी नोट्स के थ्रू ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हमारा फर्स्ट हेडिंग है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्लास 6 में जो है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले खुद से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं और इसको पढ़ के मतलब हमें क्या हम जानकारी ले सकते हैं, क्या हमें पता लगता है, फिर क्या बेनिफिट है। तो हिस्ट्री को बोलते हैं हिंदी में अतीत या इतिहास। तो अतीत के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। हम लोग जान सकते हैं कि जो पहले लोग हुआ करते थे अतीत में, यानी कि पुराने टाइम में, इतिहास में, है ना, वो क्या खाया करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे और क्या एक्टिविटीज़ करते थे। तो इससे हम जान सकते हैं कि पुराने टाइम पर जो लोग थे वो क्या गतिविधियाँ, अपनी दिनचर्या कैसे चलाते थे। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि हम इससे जान सकते हैं कि जो अतीत में लोग थे वो क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। तो अतीत में जो लोग मानव है वो इतना जो है उसका दिमाग विकसित नहीं था और उसको इतने सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तब उस टाइम वो बहुत ही आविष्कार उसने किए उस टाइम पर, जिसका फ़ायदा हमें आज मिल रहा है। अग्नि का आविष्कार किया उन्होंने, कई चीज़ों का आविष्कार किया, उन्हीं की देन है जो कि हम आज अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। तो जो पुराने टाइम पर जो मानव हुआ करते थे उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी कि आज है। उस टाइम पर जो है उन्हें खाना ढूंढने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और अपने अपने आप को सुरक्षित रखना उनके लिए बहुत मुश्किल काम। तो अतीत के अध्ययन से हम क्या क्या और जान सकते हैं। हम आखेटकों यानी कि जो शिकारी हुआ करते थे, पशुपालकों के बारे में जान सकते हैं, कृषिकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो शिकारी कौन होते हैं? जो लोग शिकार करके यानी कि जानवरों को मारकर खाते हैं। पशुपालक कौन होते हैं? जो पशुओं को पालते हैं। कृषक जो खेती करते हैं। शासक जो कि राजा होता है। व्यापारी जो कि व्यापार करता है। पुरोहित जो कि बड़े बड़े काम करते हैं ज़मीन से जुड़े। शिल्पकार कौन होते हैं? जो कि शिल्प कला जैसे काम करते हैं, किसी भी जो है वस्तु का निर्माण करते हैं। कलाकार भी जो कलाकृतियाँ का काम करते हैं। संगीतकार जो कि संगीत से संबंधित काम करते हैं या फिर जो भी यंत्र वगैरह उन्हें बजाते हैं। वैज्ञानिक जो कि आविष्कार करते हैं। इन सभी के बारे में हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं अतीत के अध्ययन से कि पुराने टाइम पर ये सभी लोग जो हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे, क्या पुराने टाइम पर ये सभी हुआ करते भी थे, होते भी थे कि नहीं। तो आगे चल के देखते हैं। तो अभी तक तो हमने देखा कि हम अतीत के अध्ययन से यानी कि हिस्ट्री को पढ़ के हम क्या क्या जान सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि उस टाइम पर जो है लोग कहाँ रहा करते थे। ये भी हम हिस्ट्री को पढ़कर जान सकते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। अतीत हमें ये भी बताता है। तो चलिए देखते हैं। कई लाखों वर्ष पहले से लोग जो है नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ लोग जो है कुशल संग्राहक थे, यानी कि जो संग्राहक कौन होते हैं? जो कि जंगल से मिलने वाली चीज़ों को एकत्रित करके अपनी जीवन यापन जो है करते हैं, है ना, जो कि आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का सही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को आखेट यानी शिकार भी करते थे, यानी कि जानवरों को मारकर भी वो खाया करते थे। और जो जंगल से मिलने वाली जड़ और फलें हैं उन सभी को वो संग्रह किया करते थे, यानी कि उनको इकट्ठा किया करते थे। अब हमने देखा कि लोग कहाँ रहते थे। अब हम देखेंगे कि भोजन के स्रोत क्या थे उस टाइम पर। तो जो लोग थे वो भोजन के लिए जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, फल होते हैं, जंगल से मिलने वाले अन्य कई उत्पाद होते हैं, यानी कि चीज़ें जो होती हैं उनको इकट्ठा करके ही वो खाते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे। लगभग 8000 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले जो है लगभग 8000 वर्ष पहले जितने भी स्त्री और पुरुष थे उन्होंने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को जो है सुलेमान और किरकत पहाड़ियों में उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने जो है भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया, जिसके बाद उत्तर पूर्व
में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ क्षेत्र भी थे जहाँ पे कृषि का विकास हुआ। तो कृषि का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? कृषि का विकास जो है उत्तर पूर्व भारत में जो है गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में हुआ था। तो उन्होंने सबसे पहले जो है चावल उपजाया। वे स्थान सिंधे के उत्तर में स्थित थे, विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो सबसे पहले जो है आदि मानव ने क्या शुरू किया था? चावल को उपजाना आरंभ किया था। कहाँ पे? विंध्य पहाड़ियों में, जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं शहरों का विकास। पहले तो जो लोग हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे हमारे जंगलों में या फिर गुफाओं में या फिर नदियों के किनारे रहा करते थे। इसके बाद शहरों का विकास हुआ धीरे धीरे। तो शहरों का विकास कैसे हुआ? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो कि एक बड़ी नदी से मिली होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सहायक नदियाँ क्या होती है। सहायक नदी क्या होती हैं? जब कई सारी छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं तब वो एक नदी का निर्माण करती हैं। तो ये जो छोटी छोटी नदियाँ एक नदी को मिलकर एक नदी बनाने में सहायता करती हैं, वही होती हैं सहायक नदियाँ। तो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में ही सबसे पहले कुछ नगर बसने आरंभ हुए थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में भी नगरों का विकास जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व आरंभ हो गया था। गंगा के दक्षिण में भी नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में लगभग मगध नाम से जाना जाता था। यानी कि गंगा का जो दक्षिण का भाग था वहाँ पे जो नदियाँ थी प्राचीन काल में वहाँ पे उस जगह को मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिणी भाग को मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे जो कि पूरे भारतवर्ष में जो है प्रसिद्ध थे। विशाल राज्य इन्होंने स्थापित किए थे। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखने की आवश्यकता है कि शहरों का विकास जो है सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास जो है 4700 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ नगरों का विकास। और दूसरा जो है हमारा 2500 वर्ष पूर्व भी जो है गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो समुद्र तट के तटवर्ती इलाके थे वहाँ पे भी नगरों का विकास आरंभ हुआ। गंगा के जो दक्षिण का जो भाग है वहाँ पे जो है मगध नाम की जगह थी जो कि बहुत उस टाइम पर फेमस थी वहाँ, क्योंकि वहाँ के जो शासक थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और उनके जो राज्य भी थे वो भी क्या थे? बहुत बड़े और विशाल थे। अब हम देखते हैं कि लोग यात्राएं क्यों करते थे एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि पहले पुराने टाइम में जो लोग थे वो एक जगह पर जो है काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, जिसके लिए वो क्या करते थे? यात्राएं करते थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। यानी कि कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी बारिश हो जाती थी तेज, जिसके कारण उन्हें जो है एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना करता था और उन्हें यात्राएं करनी पड़ती थी। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी जो है काफिले में तो कभी हाजों में भी अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो थे वो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक स्थान से दूसरे गांव में जाया करते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में भी उत्सुकतावश जो है यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं में से लोगों को एक स्थान से एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो लोग यात्राएं क्यों करते थे? कुछ लोग तो जिनको नई नई जगहों पर जाने का शौक़ था वो उत्सुकता के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते थे। इससे लोग जो है एक दूसरे को जानते, अपने विचारों को जो है दूसरों के साथ शेयर करते। और जो है कुछ जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे वो शिक्षा देने के उद्देश्य से भी एक स्थान से एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करते थे। व्यापारी भी जो अपना सामान बेचने के लिए जाया करते थे। सेनाएं भी जो हैं जाया करती थी विजय प्राप्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह। और जो कभी कभी लोग थे वो काम की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए या फिर दूर दूर तक यात्रा करते थे। अब हम देखेंगे कि हमारे जो भारत है उस भारत देश का नाम जो है कैसे पड़ा। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया शब्द तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
तो इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसे हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर और पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। तो जो लोग जो है 2500 वर्ष पूर्व दूसरे देशों से जैसे ईरान और यूनान से आए, उन्होंने सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोगों को क्या कहा, हिंदोस और इंदोस कहा। इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इन्होंने इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था, जिसके बाद ये आगे चलकर क्या बन गया, भारत बन गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा और फिर जो आगे चलकर ये भारत बन गया, है ना। अब हम देखेंगे अतीत के बारे में हम जान कैसे सकते हैं, है ना। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई जो हमारी पुस्तकें होती हैं, इनकी जो बुक्स होती हैं, उनको पढ़ना और ढूंढना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो पांडुलिपि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पांडुलिपि क्या होती है। जो पुराने टाइम पर जो पुस्तकें हाथों से लिखी गई थी उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। तो जो हमारा पांडुलिपि शब्द है वो जो है इंग्लिश में प्रयोग होने वाले मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द क्या है, मैनू, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ से निकला है, ठीक है ना। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो जो पांडुलिपियाँ होती थी, यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे बनती थी। ताड़पत्र क्या होता है कि पेड़ की जो छालें होती हैं उन्हीं को पतला पतला काट के जो है उन पर ये लिखा जाता था, जिन्हें हम बाद में पांडुलिपि कहते थे। और इन ताड़पत्रों का प्रयोग जो है कभी कभी भोजन करने के लिए भी किया जाता था। तो ये कौन से पेड़ से बनती थी और ये पेड़ कहाँ था, ये हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक भुर्ज नाम का पेड़ था, जिसकी छाल से ये तैयार किए जाते थे। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और तो कुछ नष्ट हो गई। तो पांडुलिपि इतनी पुरानी थी कि कई तो नष्ट हो गई और कुछ कुछ को कीड़ों ने खा लिया, जिनमें से कुछ बची है जिन्हें आज हम देख पाते हैं, या फिर जिन्हें जो है म्यूज़ियम वगैरह में जो है सुरक्षित रखा गया। फिर भी जो है ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई है। तो पांडुलिपियाँ हमें कहाँ से मोस्टली प्राप्त हुई हैं, तो ये हमें मंदिरों से मिलती हैं, कुछ विहारों से मिलती हैं, जहाँ पे भिक्षु वगैरह रहा करते थे और अपनी शिक्षाएँ देते थे, जिन्हें हम विहार कहते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहारों, राजाओं के जीवन शैली, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो ये पांडुलिपि यानी कि जो पुस्तकें थी, इनसे हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है कि उस टाइम पर क्या धार्मिक मान्यताएँ थी जिनको लोग फॉलो करते थे, क्या व्यवहार किया करते थे, राजा का जीवन कैसा हुआ करता था, औषधियाँ जो हैं क्या प्रयोग में लाई जाती थी, साइंस कैसा था उस टाइम का, है ना। तो इन सभी विषयों पर हमें जो है जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है हमें महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी जो है मिले हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, अन्य प्राकृतिक और तमिल में भी हैं। तो ये पांडुलिपियाँ जो हैं वो मोस्टली क्या है, संस्कृत में है और कुछ कुछ प्राकृत और तमिल में भी है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे और संस्कृत का प्रयोग जो है उस टाइम पर बड़े लोग किया करते थे, या फिर ब्राह्मण लोग किया करते थे, या फिर आप बोल सकते हैं उच्च जाति के लोग करते थे। अब हम देखेंगे कि अभिलेखों का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, या फिर इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। अतीत की जानकारी हम अभिलेखों का अध्ययन करके कर सकते, मतलब अभिलेखों के पढ़ने से जो है हमें अतीत के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिल सकती हैं। ऐसे लेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हैं, यानी कि ये जो अभिलेख होते हैं कहाँ लिखे जाते हैं, पत्थरों पर लिखे जाते हैं। इन्हें जो है कठोर पत्थरों पर लिखा जाता है ना, जिन्हें हम अभिलेख कहते हैं। तो आप देख सकते हैं अभिलेख किस तरीके के होते हैं। ये कुछ ऐसे पत्थरों पर लिखे रहते हैं, फिर दीवारों पर या फिर गुफाओं में भी अभिलेख हमें मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सके और उनका पालन कर सके। तो अभिलेखों पर जो शासक थे वो अपने सारे रूल्स वगैरह या फिर कुछ भी अच्छे थॉट्स वगैरह वो लिखवाया करते थे, जिन्हें जो है प्रजा फॉलो करती थी। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। यानी कि अभिलेखों में हमें सिर्फ राजाओं के बारे में ही नहीं, कुछ
उनकी रानियों के बारे में भी जानकारी मिलती है और कुछ स्त्री पुरुषों के बारे में भी जानकारी मिलती है जिनके नाम जो है इस पर लिखे गए हैं। उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का भी वर्णन किया गया।